आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये पेपर 3 है और पेपर 3 का ये जो चैप्टर है वो चैप्टर ना 8 है और चैप्टर 8 का हम लोग इसका भाग जो है भाग 10 हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले भाग 9 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर भू राजस्व प्रणाली। एक और बात, ये अकबर के बारे में पढ़ रहे थे, एक बार और याद दिला देते हैं। अकबर के बारे में पढ़ रहे थे, अकबर के जीवन के बारे में, युद्ध लड़ा क्या क्या, ये सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिए। अब हम लोगों को पढ़ना है अकबर के भू राजस्व प्रणाली के बारे में, फिर उसके भूमि वर्गीकरण क्या क्या हुए, सैन्य सुधार, अन्य सुधार, और उसके बाद प्रमुख निर्माण, उसके बाद उसकी मृत्यु कैसे हुई, सब के बारे में। उसके बाद उसका जो बेटा था सलीम, जो सलीम का शासनकाल शुरू होता है, यानी कि जहांगीर का शासनकाल शुरू होता है, उसी के शासनकाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसको पहले शुरू समझ लेते हैं, क्योंकि अकबर का जो भू राजस्व प्रणाली है उसके बारे में हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शेरशाह सूरी का फोटोकॉपी मारा था। अब ये नहीं मारा था फोटोकॉपी, इसको तो देखिए अकबर पढ़ा लिखा थोड़े था, अकबर पढ़ा लिखा तो था नहीं। जो इसने अपने भू राजस्व विभाग के जो प्रमुख बनाया था, जो टोडरमल को, उसने क्या किया था, उसने कॉपी मारा था। और जो सिक्का चलवाया था, हाँ इसने कॉपी मारा था, सिक्का का कॉपी मारा था। ये सारे लगभग समझ लीजिए शेरशाह सूरी का मैक्सिमम चीज़ों का कॉपी मारा है इसने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भू राजस्व प्रणाली इसके थोड़ा देख लेते हैं। अकबर का भू राजस्व व्यवस्था में शेरशाह सूरी के राजस्व प्रणाली का वैज्ञानिक रूप है। यह वैज्ञानिक रूप है किसका? अकबर का भू राजस्व व्यवस्था में शेरशाह सूरी का राजस्व व्यवस्था का वैज्ञानिक रूप दिखता है, दिखता है। क्योंकि वैज्ञानिक रूप दिखता है इसलिए क्योंकि जो अकबर का भू राजस्व प्रणाली है वो शेरशाह सूरी का भू राजस्व प्रणाली का फोटोकॉपी है, और उसको बेहतरीन तरीके से और लागू कर दिया गया है। क्या किया गया? बेहतरीन तरीके से कैसे लागू किया गया है? इसने आईना ए दहसाला की स्थापना 1580 ईस्वी में करवाया। आईना ए दहसाला एक संस्था का इसने स्थापना करवाया। अब ये संस्था करता क्या था? आईना ए दहसाला क्या करता था, या ये करता ये था आईना ये दहसाला कि ये जो किसान थे उनके पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड निकालता था। कि पिछले 10 वर्षों के हर वर्ष लिखा जाता था कि आपका कितना फसल हुआ, इतना ज़मीन है आपके पास में और इतना फसल हुआ। अब बड़े बड़े किसान थे तो नॉर्मली ज़मीन होता था, तो उनके 10 सालों का, पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड निकाला जाता था। ये भी जोड़कर, इस वर्ष भी जोड़कर, और पिछले और 9 वर्ष का, ये 10 वर्ष मतलब 10वां वर्ष, 10 वर्षों का रिकॉर्ड निकाला जाता था और एक एवरेज निकाला जाता था कि एवरेज कितना आएगा। आप समझिए एवरेज का मतलब, देखिए ध्यान समझिएगा, उसका 1/3 भाग ले लिया जाता था। ये लोग चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, इस साल जो फसल हुआ 40 kg या 30 kg, मान लीजिए 30 kg चावल हुआ, तो ये ऐसा भी कर सकते थे, 30 का 1 कितना ले सकते थे? 3, यानी कि 10 kg ले सकते थे। फिर अगले साल मान लीजिए 40 kg हुआ था, 40 kg। लेकिन इन लोगों को था कि ऐसा नहीं, क्योंकि कौन सही है कि ये बात कि किसान कह रहा है कि इस साल 30 kg हुआ था, रियल में 30 kg हुआ है, या किसान का घाटा जाए या कुछ भी जाए, इन लोगों को ज़्यादा मतलब था नहीं इससे ताकि हम लोगों को मिले। तो ये लोग क्या करते थे, 10 वर्षों का निकालते थे। मान लीजिए पिछले 10 वर्षों में कितना हुआ, शुरुआती वर्ष में मान लीजिए 30 kg हुआ, उसके बाद दूसरा वर्ष 20 kg, फिर उसके बाद तीसरा वर्ष में 40 kg, ऐसे करके 10 वर्षों का एवरेज निकाला जाता था कि अच्छा एक वर्ष में इतना आ रहा है। एवरेज का मतलब यही ना होता है कि 4 गो नंबर होता है, तो ये 10 गो नंबरों का जोड़कर क्या निकालते थे? एवरेज निकालते थे। और एवरेज निकालने के बाद एक वर्ष का जितना आता था उसका कितना करते थे? 1/3 भाग। इससे किसानों को भी फायदा होता था। किसानों को क्या फायदा होता था कि मान लीजिए इस साल 20 kg चावल हुआ, अगले साल 40 kg हुआ, तब सबका इसको क्या किया गया? एवरेज निकाला गया। सबको एवरेज निकाला गया, इस साल का पिछले साल का मेंटेन हो जाएगा। आप समझिए, इस साल का और पिछले साल का क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। ना किसान को नुकसान हुआ और ना इन लोगों को नुकसान हुआ। आप समझे? अब एक बात समझिए, किसानों को भी नुकसान नहीं होगा और इन लोगों को भी। एवरेज जब निकाला गया तो किसानों को नुकसान भी नहीं होगा और इनको भी नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं नुकसान होगा? क्योंकि एवरेज तो इन्हीं का फसलों का निकाला जा रहा है ना, और इन्हीं का फसलों का निकाला जा रहा है। तो इस साल जितना हुआ, फिर अगले साल जितना हुआ, उसी को ना देना है कि हाँ जितना आपका उत्पादन हो रहा है। हाँ थोड़ी सी महंगाई बढ़ जाएगी तो फिर अगर किसान को अगले साल थोड़ा कम अनाज हुआ और फिर भी पिछले साल वाला ही एवरेज देना पड़ जाए तो थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन ये कम वाला एवरेज फिर अगले साल में मेंटेन हो ही जाएगा।
इसीलिए ये लोग एवरेज यानी कि औसत निकाल कर, और ये तो ये आईना ये 10 साल यही था। 10 सालों पर क्या किया जाता था, 10 सालों पर नहीं, 10 सालों का, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाल कर उसको क्या किया जाता था, एवरेज निकाला जाता, इस साल भी जोड़कर एवरेज निकाल कर उसका 1/3 भाग क्या किया जाता था, लिया जाता था। अब दिक्कत क्या इन लोगों में होने लगा कि मैक्सिमम किसान चाहते थे कि हम क्या दे, अपने फसल ही दे दे, मतलब फसल जितना 1/3 भाग दे दे। अब ये लोग फसल क्या करना पड़ता था, अब चावल हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, ये सबको बेचना पड़ता था। अब मान लीजिए कोई किसान सब्जी उत्पादन कर रहा है तो उसको देना पड़ जाता था, या कुछ और हो गया, कुछ और ऐसी फसल, मसाला हो गया, ये सब तो राजा कितना रखेंगे। अब राजा को बेचना पड़ जाता था, राजा को, व्यापारियों को, व्यापारी अलग विभाग बनाना पड़ जाता था। तो ये लोग दो रूपों में टैक्स वसूलते थे, एक तो नगद के रूप में और दूसरा ये फसलों के रूप में। तो ये चाहते ये लोग थे ना कि नगद के रूप में हमें मिल जाए, फसलों के रूप में ना मिले, ना मिलकर हमको क्या मिल जाए, नगद के रूप में। अभी भी देखते होंगे, अगर किसान, अगर आप गांव से होंगे तो आप जानते भी होंगे कि अगर धान की फसल लगाने के लिए जो लोगों को, जिन श्रमिकों को लगाया जाता है खेतों में धान की फसल लगाने के लिए, जिन श्रमिकों को खेतों में लगाया जाता है उनको तो अब पैसा दिया जाता है। अब लेकिन अभी से 2-4 साल, 5 साल, 10 साल पहले क्या होता था कि जिन श्रमिकों को धान की फसल लगाने के लिए आप खेतों में लगा रहे हैं ना, उनको चावल ही वो मांगते थे। वो कहते थे कि हमको क्या दे दीजिए, चावल दे दीजिए। तो जो किसान होता था वो उन श्रमिकों को चावल ही देता था। किसान भी चाहता था कि हमारे पास चावल है, हम इनको दे दें। सीधी सी बात, अब चावल क्यों बेचने जाएंगे, वहाँ बहुत सारा झंझट होगा। लेकिन अब किसान, अब वो श्रमिक क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको पैसा ही दे दे, हमको चावल वावल की जरूरत नहीं है, हम चावल अपने प्रेफरेंस से, मतलब अपने मर्जी से हम खरीद लेंगे। अगर आप गाँव में होंगे तो जानते भी होंगे, अब मजदूर क्या कर, जो श्रमिक है वो क्या कर रहे हैं, अपने काम के बदले पैसा ही मांग रहे हैं कि हमको पैसा ही दे दीजिए, हमको वो सब नहीं चाहिए, हमको क्या कीजिए बस वो सब नहीं चाहिए। अगर गाँव में आप रहते होंगे तो घर बनाने वाले जो मजदूर हैं, जो घर बनाने वाले और भी जो मिस्त्री हैं, वो लोग भी पहले क्या करते थे, पहले आपके घर पर खाना, सॉरी, काम करने आएंगे तो मान लीजिए एक नॉर्मल सा पैसा लेते थे और आपके घर पर 2 टाइम खाना खाते थे। 2 टाइम मतलब दिन में 1 टाइम ही मान लीजिए कि सुबह को तो घर से खाना खा कर, 1 टाइम उनको था कि हम, आप खाना खिलाइएगा अपने घर पर, और जितना पैसा होगा दीजिएगा। लेकिन अब वो भी मिस्त्री क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जितना खाना खिलाइएगा ना उतना जोड़कर 100 रुपया, 50 रुपया एक्स्ट्रा ही हमको दे दीजिए, हम खाना अपने घर से खा लेंगे। मतलब सभी लोग चाह रहे हैं कि हमको पैसा ही मिले। ठीक ऐसे ही नगद इनको चाहिए था, सभी को था ना कि हमको नगद मिल जाए, इनको भी था कि क्या था कि नगद ही हमको मिल जाए। तो नगद प्रेफरेंस देने के लिए कोई भाव तो तय होना चाहिए ना कि कितना भाव है, तभी तो किसान क्या करेंगे, बेच कर देंगे। लेकिन किसानों को कि बेचने जाए वहाँ पर, इससे बढ़िया यहीं पर दे देते हैं। जब दोनों बात यकीन लगना है तो आगे बढ़ते हैं। अब इन लोगों ने क्या करा कि ये भूमि का वर्गीकरण किया। क्या किया, ये भूमि का वर्गीकरण किया। ये आईना या 10 साल जब स्थापना हुई तो उसके बाद भूमि का वर्गीकरण, मतलब इससे पहले ही भूमि का इन लोगों ने वर्गीकरण कर दिया था। उसके बाद आईना 10 साल की स्थापना हुई, उसके बाद फिर दोबारा इन लोगों ने भूमि का क्या किया, वर्गीकरण किया। अब क्या हुआ, प्रथम प्रकार की भूमि का इन लोगों ने पहले वर्गीकरण कैसे किया था, उच्च भूमि, मध्य भूमि, निम्न प्रकार की भूमि। ठीक, ये भूमि का वर्ग। फिर द्वितीय प्रकार के भूमि का वर्गीकरण कैसे, उत्पादन के आधार पर, बुआई के आधार पर। अब ये द्वितीय वाला ये है। पहला भूमि जो होता था पोजल, उसका किस भूमि को पोजल नाम दिया जाता था, प्रति वर्ष जिस भूमि में बुआई हो रही हो, यानी कि प्रति वर्ष जो फसल कट रहा हो जिस भूमि में, इस भूमि में प्रति वर्ष फसल लगाया जा रहा है, तो इसको पोजल बोलते थे। प्रति वो भूमि होता था, यही पोजल वाला भूमि को जब किसान 1 या 2 वर्षों तक खाली छोड़ देते उस भूमि को प्रति बोला जाता है। क्या बोला जाता था, प्रति उस भूमि को बोला जाता था। चाचर किस भूमि को 3 से 4 वर्षों तक जब बुआई ना हो, इसी को पोजल को छोड़ दिया गया 3 से 4 वर्षों तक, तो वो चाचर हो जाता था। बंजर कौन सा भूमि, 5 वर्षों से अधिक जिस भूमि पर फसल न लगाया गया हो उसको बंजर कहते हैं। बंजर का मतलब रेगिस्तान मत समझिए, रेगिस्तान में कौन देगा टैक्स। आप ये मत समझिएगा कि रेगिस्तान जिसके नाम है ना वही बंजर भूमि है और उसी पर किसान टैक्स, अरे उस पर कौन देगा। बंजर वो भूमि को कहा जाता था जिस पर 5 सालों तक, देखो आप समझो, इस समय खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, खेत में और ज़्यादा फसल हो उसके लिए क्या किया जाता है, 2 तरीका का, एक जैविक खाद और एक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। और खासकर सबसे अधिक किसान उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी फसल का उत्पादन बढ़ाना हो तो उर्वरक ज़्यादा डाल दे रहे हैं, फसल का उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन इस समय तो उर्वरक उतना मात्रा में था नहीं, जैविक खाद ही था थोड़ा बहुत, और एक इनके पास और ऑप्शन बचता था फसल को उत्पादन ज़्यादा बढ़ाने के लिए, प्रति उस खेत को छोड़ दिया जाए, ऐसे ही उसका उत्पादकता जो क्षमता है वो क्या होता था, बढ़ जाता था। लेकिन इस समय किसान क्या कर रहे हैं, किसान ये कर रहे हैं ना कि जितना ज़्यादा फसल
का उत्पादन करना है ना, उर्वरक डाल रहे हैं। और उर्वरक जो होता है एक छोटा बच्चा की तरह होता है, एक बार 10 रुपये दे दीजिएगा ना, अगला बार 8 रुपये दीजिएगा, रोने लगेगा वहीं पर, रोने के साथ साथ बहुत कुछ कर देगा वो। ठीक है, ऐसे ही वो खेत होते हैं। खेत क्या होता है, जमीन एक बार अगर 10 kg 15 kg या 20 kg जितना की क्वांटिटी में आपने डाल दिया ना उर्वरक, अगले साल उससे अधिक डालना, या तो उतना डालिए नहीं तो उससे अधिक डालिए, उससे अधिक डालेंगे तभी अधिक फसल होगा। तो किसान हर साल क्या कर रहे हैं, हर साल उनकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, और मात्रा बढ़ाकर ये नहीं समझ रहे कि जो उनका भूमि है वो बंजर होता जा रहा है और भूमि बिगड़ता जा रहा है, भूमि का जो उत्पादक क्षेत्र क्षमता है वो घटता हुआ जा रहा है, और आप उनको और उर्वरक क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। सही जो जैविक खाद न डालकर क्या कर रहे हैं, उर्वरक डाल रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उर्वरक ही सिर्फ डालना पड़ेगा, लेकिन हम लोग समझते इस बात को नहीं है। चलिए, तो ये लोग उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए, आप ये मत सोचिएगा 1-2 वर्ष के लिए खेत को खाली क्यों छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं कि ऐसे ही बस टैक्स ना दे, इसलिए कि ताकि उत्पादक क्षमता बढ़े। नहीं तो पता चला फसल लगाए उतना ही नहीं आया, 10 kg धान का बीज डालें, पता चला 10 kg उत्पादन नहीं हुआ, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यही होता था ये। आगे दस्तूर-ए-अमल, देखिए अब दस्तूर-ए-अमल एक व्यवस्था लाई गई। दस्तूर-ए-अमल व्यवस्था क्या लाया गया कि इनको दिक्कत ये होता था ना कि चाहते थे ये लोग कि हमको नगद मिले, कर नगद मिले, लेकिन नगद मिल नहीं पाता था। तो ये लोग क्या करते थे, इसको जो फसल था, फसल का एक निश्चित दाम निर्धारित कर देते थे, इससे किसानों को भी फायदा होता था। फसल का एक निश्चित दाम निर्धारित कर देते थे। अब निश्चित दाम निर्धारित कर, हाँ इतना इसका फसल का दाम होगा, बाजार वाला मूल्य से थोड़ा मिला लेते थे कि अच्छा बाजार वाला मूल्य चल रहा है तो उस फसल का दाम निर्धारित कर देते कि हाँ इतना इस फसल का क्या होगा, दाम होगा। मतलब इतना रुपया होगा या दाम में जिसमें आप खरीदना हो आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर उसका मूल्य निर्धारित कर दिया कि हाँ इतना दाम या इतना रुपया का ये फसल होगा, इतना रुपये केजी होगा या इतना रुपये, ऐसे करके क्विंटल के भाव में जैसे करके ये लोग कर देते थे। यही दस्तूर-ए-अमल यही व्यवस्था था। फसलों का मूल्य क्या किया जाता था, निर्धारित किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गज-ए-सिकंदरी के स्थान पर गज-ए-इलाही की शुरुआत की गई। गज-ए-इलाही की शुरुआत की गई। अब गज-ए-इलाही क्या था और गज-ए-सिकंदरी क्या था। अब किसानों को पता है आपको कि ये लोग क्या करते थे, किसानों की ज़मीनों को माप करते थे। ये भी जैसे जिस तरह से शेरशाह सूरी किसानों की ज़मीनों को मापता था, ठीक ऐसे ही ये लोग भी किसानों की ज़मीनों को क्या करते थे, माप करते थे कि हाँ इतना ज़मीन है तो इतना फसल हो रहा है, ऐसे पूरा मतलब सेम टू सेम उसी का फोटोकॉपी लोग कर रहे थे। तो वही तो वो जो शेरशाह सूरी था वो गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग करता था मापने के लिए। जो रस्सी होता था वो पटुआ का रस्सी होता था। पटुआ देखे हैं, देखे ही होंगे, गांव से होंगे तो देखे काहे नहीं होंगे। पटुआ क्या होता था कि पटुआ का रस्सी बनाया जाता था और उसी को एक निर्धारित माप लिया जाता, उसी से खेतों की माप की जाती थी। लेकिन इन्होंने कहा कि पटुआ वाला रस्सी थोड़ा दिक्कत हो जाता, कभी टूट जाए कुछ भी हो जाता था, तो ये लोगों ने गज-ए-इलाही का प्रयोग किया। अब गज-ए-इलाही क्या होता था, लोहा का ऐसा होता था कि जंजीर तरह का होता था। खेत का माप होता है, कभी देखे हैं क्या, खेत का माप होते हुए देखे हैं, उसमें देखेंगे लोहा का जंजीरों का प्रयोग किया जाता था, किया जाता है। अभी बात कर रहे हैं जमीन या खेत की, आपका माप कभी होता होगा या बगल वाला का थोड़ा देख लीजिएगा। जो माप करने के लिए आते हैं लोहा का एक जंजीर जैसा लेकर आते हैं, लंबा लंबा, इससे थोड़ा लंबा लंबा होता है और आपस में जुड़ा हुआ रहता है। वही था यही था गज-ए-इलाही का प्रयोग, वही है गज-ए-इलाही का ये नया रूप है। वो ये भी गज-ए-इलाही लोहा की तरह होता था, ऐसे ही होता था। उसमें 41 गो लोहे के जंजीर लगाए हुए रहते थे, 41 लोहे के जंजीर लगाए हुए रहते थे और उसी से भूमि का क्या किया जाता था, माप किया जाता था। वही तो है आधुनिक समय में भूमि का माप करने के लिए जो लोहे का जंजीर है, वही तो है, वही गज-ए-इलाही था। उस समय शुरुआत हुआ था, वो थोड़ा बढ़िया था। अब पटुआ का रस्सी कभी टूट जाए, पता चला घींच या टूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब लोहा वाला तो नहीं ना। अब और एक बात, किसी को दिए आप घर में रखने के लिए कि चलो कल ज़मीन का माप करना है, तुम्हारा ज़मीन का माप करना है और कल इसको लेकर आना, पता चला 2 फीट कम कर दिया वो और आपका ज़मीन का माप आपको पता नहीं चलेगा, अरे 2 फीट कम किया है, क्या किया है। अब कहेंगे कि वो काटेगा तो पता नहीं चलेगा, और नहीं पता चला तो क्या होगा। अब लोहा का तो जंजीर पता है 41 गो है, इसमें पहले गिना जाता है कि लोहा की जंजीर 41 गो है कि नहीं है। ज़मीन को माप करने से पहले गिना जाता था उस समय कि लोहा का 41 गो है कि नहीं है, तो ठीक है, और नहीं हो तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो यही होता था। चलिए सैन्य सुधार थोड़ा सा देख लेते हैं। सैन्य सुधार क्या था, ये मनसबदारी व्यवस्था। अब मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, ये मध्य एशिया से लिया गया एक व्यवस्था था। चंगेज खान का नाम सुने हैं,
ये चंगेज खां के सैन्य व्यवस्था में भी ये प्रचलित था। चंगेज खां की इतनी बड़ी सेना होने के पीछे क्या कारण था, आपको क्या लगता है? उसके सब उसी ने सैनिक रखे थे? नहीं, उसके मनसबदारों द्वारा भी सैनिक रखे जाते थे। अब मनसबदार क्या होता था? मनसबदार एक प्रकार का, तो चंगेज खान से ही फोटोकॉपी मारा गया है यहाँ पर। अकबर के मैक्सिमम बात देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं से फोटोकॉपी मारा गया है। अब देखिए, ये भी सही होता है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी होती है फोटोकॉपी मारना। अगर आप किसी की व्यवस्था को देख रहे हो सक्सेसफुल है तो फोटोकॉपी मार लीजिए, क्या दिक्कत है? हमारा भी भारतीय संविधान 50% से अधिक जो विदेशों से ही लिया गया है, और 50% का मैक्सिमम हिस्सा सब तो विदेश से ही लिया गया है। तो हमारा जो संविधान है ये विदेश से फोटोकॉपी करा गया है। फोटोकॉपी मतलब सेम टू सेम ऐसा नहीं, यहाँ के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है। इसमें गलत भी नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि वहाँ पर देख रहे हो सक्सेसफुल है, हीरो बन के यहाँ पर नया चीज ट्राई करेंगे, पता चला फ्लॉप हो गया, तो हो गया ना खिलवाड़। बहुत समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, दोनों हुआ। देख रहे हैं वहाँ पर व्यवस्था सफल है, तो उसको कॉपी करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, वैसे ही इन्होंने क्या किया, कॉपी किया बहुत सारे शासकों से। मनसबदारी क्या होता था ये भी थोड़ा समझ ले। मनसब का एक पद होता था, पद था कि उसको वेतन। अब मनसब कई प्रकार के छोटे बड़े होते थे। जो बड़े मनसब हुए उनको थोड़ा ज़्यादा वेतन मिला, थोड़ा ज़्यादा इज्जत सम्मान मिलता था, और उनके पास सैनिक और घोड़े, मतलब घोड़े मैक्सिमम घोड़े रखने की थोड़ा ज़्यादा अनुमति थी, और जो छोटे थे उनके पास कम थी। यही मनसब होता था। पद है एक। मनसब क्या होता था? एक पद होता था, उसकी वेतन निर्धारित होती थी, और ये होता था कि उनके मनसब के रैंक के अनुसार उनका इज्जत डिसाइड होता था। इज्जत मतलब कितना इसको भाव देना है, कितना इसको इज्जत देना है, कितने इसके पास घोड़े होंगे, कितने और इसके पास सैनिक होंगे। ये मनसब के पास एक पूरा मतलब अपना पद होता था, अपना वेतन होता था, सैनिक होते थे। वेतन मतलब राजा द्वारा वेतन दिया जाता था, और ये राजा की मदद करते थे, राजा के हर कार्यों में सहयोग करते थे। देखिएगा, अकबर अधिकतर युद्ध खुद लड़ने कहाँ गया है? इसके मनसबदारों द्वारा युद्ध जितवाया गया है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम युद्ध इसके मनसबदारों द्वारा जितवाया गया। आगे बढ़ते हैं। घोड़ा दागना और हुलिया लिखना, अलाउद्दीन खिलजी वाला कॉपी मार लिया है। देखिए, राजा ये है कि ऐसा कि इसके दरबार में नवरत्न एकदम सभी लोग एकदम मतलब परफेक्ट ठीक ठाक है। अकबर को अकबर बनाने के पीछे नवरत्नों का बहुत बड़ा योगदान है, जोधाबाई का बहुत बड़ा योगदान है, ध्यान रखिएगा। जोधाबाई का, देखिए अगर कोई व्यक्ति, देखिए ध्यान समझिएगा, कोई व्यक्ति अगर ऊंचाइयों पर पहुंचा है, सफल हुआ है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं, बहुत सारे लोग अपना जिंदगी बर्बाद किए होते, तब वो ऊंचाइयों पर कोई व्यक्ति पहुंचता है। हमको सिर्फ एक व्यक्ति दिखता है जो ऊंचाई पर पहुंचा होता है, वो व्यक्ति दिखता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग बर्बाद हुए होते हैं, तब वो ऊपर पहुंचा हुआ होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मनसबदारी, घोड़ा दागने की प्रथा तो आपको बताइए। तो घोड़ा इसलिए दागा जाता था कि दोबारा कोई उसी घोड़ा को, दो कारण थे। एक कारण ये था कि घोड़ा को क्या था कि जब युद्ध लगे तो ये पता चले कि वो दूसरा घोड़ा लेकर आया है, कमजोर घोड़ा लेकर आ गया है, और ये मजबूत घोड़ा घर ही पे छोड़ दिया है जानबूझकर। या जो यहाँ पर घोड़े होते थे, ये कहीं दूसरा कोई, मतलब राजा का घोड़ा कोई दूसरा यूज ना करने लगे। अब आप कहेंगे राजा ही सिर्फ घोड़ा नहीं रखते थे, और भी बहुत सारे लोग घोड़ा रखते थे। तो राजा को पता चला, राजा का घोड़ा चुरा लिए और उस पर दागा हुआ है। दाग कैसे मिटाएंगे? पकड़े जाएंगे। तो राजा का घोड़ा कोई चुराता ही नहीं था, या राजा का घोड़ा का चोरी का कोई डर ही नहीं था। क्यों डर नहीं था? क्योंकि राजा का घोड़ा अगर चुरा कर इधर उधर गए, पकड़े तो जाएंगे ही, दागा हुआ घोड़ा है। तो ये भी सुरक्षा के लिए भी था। हुलिया लिखना सैनिकों को दोबारा आकर ये जैसे अभी सैलरी मिलता है तो अकाउंट नंबर है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो एक सैनिक को एक, मान लीजिए कोई कर्मचारी है तो एक बार सैलरी मिलता था। वहाँ सैलरी मतलब मिलने का समय आए, कोई सैनिक है 2-3 बार चल जाए अपना अपना नाम बदल कर सैलरी लेने के लिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हुलिया लिखा जाता था कि इसका नाक ऐसा है, इसका चेहरा ऐसा है, चेहरा पर ये है, ये यहाँ पर चेहरा पर निशान बनाएगा। अरे स्केच आर्टिस्ट देखे हैं क्या? ठीक स्केच आर्टिस्ट की तरह काम करते थे ये लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य सुधार, इसने दास प्रथा को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बहु विवाह को भी इसने, दास प्रथा को इसने अंत किया। दास, इससे पहले बहुत सारे दास होते थे, जितने भी दिल्ली सल्तनत में या गुलामबंद में, मतलब दिल्ली सल्तनत में ही समझ लीजिए, जितने भी शासक हुए सभी ने दासों को रखा। अब दास क्या होते थे? दास वो होते थे जो किसी से या तो खरीदा जाता था बाजारों से, और दूसरा किसी राजा पर ये लोग आक्रमण किए, और उसके जो पत्नी है, बच्चे हैं, उन सबको, और उनके रिश्तेदार हैं, उन सबको पकड़ कर लाकर अपने यहाँ दास बना लेते थे और काम करवाते थे जिंदगी भर। ये दास होता था। तो इसने क्या किया? अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। अब कब अंत किया? जोधाबाई से शादी होने के बाद। जोधाबाई ने बहुत कुछ इसको समझाया था।
जजिया कर ने इसने समाप्त किया जोधाबाई के कहने पर, ध्यान रखिएगा। बहु विवाह को इसने खत्म करने का प्रयास किया। इसने कहा कि राज्य में कि कोई बहु विवाह नहीं करेगा। बहु मतलब बहुत सारे विवाह, खुद ने 4-5 विवाह करके रखा था इसने, तो खुद ने विवाह किया था, तो लोगों ने इसके बात को सीरियस नहीं लिया। जो आप कर रहे हैं पहले आपको तो वो होना चाहिए ना। इसने जो बात कहा ये पॉलिसी पर लागू नहीं होता था, तो लोगों ने भी इसके बात को सीरियस नहीं लिया। दूसरा, विधवा विवाह को इसने प्रचलन में किया, क्योंकि खुद बैरम खां की पत्नी से इसने शादी किया था। बैरम खां कौन था? इसके संरक्षक था। बैरम खां की पत्नी से शादी क्यों किया था? क्योंकि उस समय विधवा जो महिला हो जाती थी उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता था, इसीलिए ये चाहता था कि इनकी सम्मान बना रहे, इसीलिए इसने क्या किया, उनसे शादी किया। तो विधवा विवाह ठीक ठाक सक्सेसफुल रहा, लोगों ने माना भी इसको। बाल विवाह, हाँ, इसने बाल विवाह पर रोक लगा दिया। बाल विवाह पर इसने रोक लगाया, कहा कि जो पुरुष होंगे उनका जो उम्र होगा कम से कम 16 वर्ष और महिला की उम्र कम से कम 14 वर्ष। महिला की उम्र, अकबर ने जो बाल विवाह पर रोक लगाया था उसमें पुरुषों का उम्र दिया था 16 वर्ष और महिलाओं का उम्र 14 वर्ष। लेकिन देखिए वर्तमान में तो 21 हो गया है, लेकिन लोग क्या समझते हैं कि 21 हो गया है ना, तो 21 जो उम्र है वो शादी करने की उम्र बताया गया, जबकि 21 जो उम्र बताया गया है वो कम से कम बताया गया कि कम से कम शादी 21 पर करना है, 21 से कम करेंगे तो ये अपराध है। लेकिन लोग क्या समझ लेते हैं कि ये शादी करने की उम्र है, अगर इसके बाद शादी नहीं की है तो फिर आपका उम्र खत्म होता जा रहा है। खत्म नहीं हो रहा है, ये शादी करने का कम से कम उम्र डिसाइड किया गया है, न कि यहाँ से ख़त्म होना चालू हो रहा है। ध्यान रखिएगा, बस लोग एकदम शुरू वाला समझ लेते कि अच्छा 21 है ना, बस 21 से शादी करने का उम्र है, जबकि यही लोगों को कह दीजिएगा कि ये घर है और इसमें बहुत सारे पैसे हैं, कम से कम इसमें से आपको 1 रुपया उठाना है, पता चला घुसेंगे करोड़ों रुपया निकाल कर लेकर निकलेंगे। यहाँ कम से कम 1 रुपया है वो नहीं ध्यान देंगे, वो एकदम बढ़िया से सुनेंगे, अच्छा कम से कम कहा गया 1 रुपया, तो करोड़ों रुपया निकाल कर लेकर आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे लोगों का दिमाग काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह तो इसने रोक लगा दिया। बाल विवाह को रोक लगा दिया, एक निश्चित निर्णय मतलब एक निश्चित एज डिसाइड कर दिया इसने। देखिए विवाह पर कितना इसने काम किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख इसके निर्माण थोड़ा देख लेते हैं। आगरा का किला और लाल किला, ध्यान रखिएगा दोनों बात अलग अलग है। आगरा का किला और लाल किला। आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद के किला का निर्माण करवाया, लाहौर के किला का निर्माण इसने करवाया, फतेहपुर सीकरी एगो मतलब एक जगह ही बसा दिया, एक नगर ही बसा दिया फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा के पास में है। दीवाने खास का निर्माण करवाया, पंचमहल का, जोधाबाई के महल का बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सीकरी का प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार, फतेहपुर सीकरी का प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजा उसी का प्रवेश द्वार है। किसका? फतेहपुर सीकरी निर्माण के बाद ये निर्माण हुआ, ध्यान रखिएगा, बुलंद दरवाजा का। और एक बात, इसने अपना राजधानी बहुत सारा परिवर्तित किया। इसने राजधानी सबसे पहले आगरा लेकर गया। आगरा से कहाँ लेकर गया? लाहौर, सॉरी आगरा से फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी से ये लाहौर लेकर आया, लाहौर। अब देखिए क्या हुआ, ये इसकी उम्र मतलब ठीक ठाक उम्र हो गई थी और शासन भी बढ़िया ठीक ठाक कर रहा था। अब ये था कि इसने शासन बहुत अधिक सालों तक कर लिया था। अब इसका जो बेटा था जिसका नाम था सलीम, वो सलीम बड़ा हो चुका था। अब सलीम को था कि शासन हम करें, और सभी लोग सलीम को भड़का रहे थे कि अरे तुम शासन काहे नहीं कर रहे हो, तुमको शासन करना चाहिए, अब तो इनकी उम्र हो गई, अब इनको हटना चाहिए। जिस तरह से वहाँ पर अजातशत्रु को भड़काया जा रहा था बिंबिसार के खिलाफ, उस तरीका से यहाँ पर भड़काया जा रहा है सलीम को। सभी लोग भड़का रहे थे इसको, तो यहाँ पर ये सलीम करना क्या चालू किया, ये अकबर की बातें नहीं सुनता था। अकबर कुछ और कहता था, ये कुछ और करने लगा था, मतलब अलग अलग तरह की हरकतें करने लगे। यही बात देखकर अकबर चिंतित होने लगा कि बताइए ये हमारा शासन प्रणाली कैसे संभालेगा, हमारी बातें नहीं समझ रहा है, और हम जब तक ठीक ठाक है तब तक शासन कर रहे हैं। और फिर इसके जो खास लोग हैं, इसके जो अकबर के खास लोग हैं, ये भी थोड़ा इससे नाराज़ चलने लगे। किससे? अकबर से हल्का सा नाराज़ चलने लगे, क्योंकि सबको पता था कि सलीम ही इसके बाद शासक बनेगा, तो किससे इनको दूरी रखना, किससे इनको लोगों को नज़दीकी रखना चाहिए? सलीम से। तो ये भी अकबर को और बहुत सारी दिक्कत समस्याएं होने लगी, जिसके कारण फाइनली
1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु कब हुई? मृत्यु 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई और अकबर का चैप्टर यहीं से क्लोज हो गया। तो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया से ये समझ में आया होगा अकबर के बारे में। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।